Pranam. Today we are going to analyze the UPSC prelims GS paper in this session. जो यूपीएससी के एग्ज़ाम हुई है 4 अक्टूबर 2020 को, उसका जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है उसका हम विश्लेषण आज करेंगे। जब भी किसी भी एग्ज़ाम को एनालाइज किया जाता है उसके एक दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि इस पेपर से क्या सीखना चाहिए और जो अगले साल के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कौन सी चीज़ें ख्याल में रखनी चाहिए तैयारी करते वक्त। दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, लर्न फॉर द फ्यूचर, राइट। एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जिन्होंने इस साल पेपर दिया है उनको कितने नंबर मिलेंगे, राइट। फॉर दैट यू डोंट नीड टू अटेंड अ डिटेल्ड एनालिसिस। आप वेबसाइट पे जाइए, बहुत सारी आंसर कीज अवेलेबल हैं, तो आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि कहाँ सही हुआ है, कहाँ गलत हुआ है, और उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं आपका स्कोर क्या है। काफ़ी वेबसाइट्स पे कुछ कट ऑफ नाम की कोई एक चीज़ होती है, वो भी आ चुकी है। लेकिन आज हमारा एनालिसिस जो है उसका बेसिक उद्देश्य ये है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो पेपर था ये ऐसा क्यों था, ठीक है, और इससे हमें क्या सीखना चाहिए। Plus, of course, we'll be taking a look at roughly half of the questions, which will and we'll try to see what were the clues that were there in that question. Okay? तो पहले मुद्दे पे आते हैं कि पेपर ऐसा क्यों था। जितनी भी स्टूडेंट्स से बात हुई है, एक वर्ड बहुत सुनने मिल रहा है और वो वर्ड है अनएक्सपेक्टेड था। किसी भी एग्जाम को लेके अनएक्सपेक्टेड ये वर्ड के क्या मायने होते हैं, आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड सो फार। व्हाट डू यू कॉल अनएक्सपेक्टेड? आपने जो प्रिपेयर किया उसमें से आया नहीं, ये हो सकता है अनएक्सपेक्टेड। या फिर आपने कुछ छोड़ा था ये सोच के किया आएगा नहीं, उसमें से कुछ आ गया, ये हो सकता है अनएक्सपेक्टेड, राइट। तो उस विषय में keeping that in mind, if that is the definition of unexpected, yes, many questions here were unexpected. उसके पीछे कारण होते हैं कई सारे। ये ट्रेंड ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पाया गया है इंडिया में। मुझे याद है एक एग्जाम होती है कैट, उसमें भी ये अनुभव आ चुका है। कभी कभी क्या होता है, nobody has a problem basically with coaching institutes, right? बट कभी कभी क्या होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टेंड टू गेट अ बिट एरोगेंट, ओके, और वो अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं एज इफ दे आर लार्जर देन लाइफ। एंड व्हेन दैट हैपेंस, फॉर एग्जांपल अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बोला देखो हमारे मटेरियल में से 20 क्वेश्चन आए, देखो हमारे मटेरियल में से 40 क्वेश्चन आए, और हिंदू में बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट दे दिया, राइट। कोई तो देख रहा होगा, कोई तो देख रहा होगा। और अगर मैं यूपीएससी का पेपर सेट कर रहा हूं, राइट, तो मेरे अहम को तो बहुत ठेस पहुंचेगी अगर मैंने ऐसा कुछ देख लिया तो, और अब मैं बदला लेना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा हुआ है, मैं ये बोल रहा हूं कि ये ऐसा हो सकता है। अब मुझे अगर बदला लेना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा। बहुत सीधी बात है, इसमें सही गलत का कुछ है नहीं, कौन सही कौन गलत ये बोलने वाले हम कुछ नहीं होते हैं, बट नुकसान बच्चों का होता है, ये बात तो तय है। एंड दिस, एज आई सेड, दिस हैज हैपेंड अर्लियर इन कैट ऑल्सो, एंड आई एम नॉट सरप्राइज दैट दिस हैज हैपेंड दिस ईयर। दिक्कत ये होती है कि पिस्ता बच्चा है, क्योंकि एग्जाम उसको देना है। एग्जाम ना आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर्स और फैकल्टी को देना है, राइट, और एग्जाम ना उनको देना है जिन्होंने पेपर सेट किया है। ये दोनों की जो ईगो बैटल है, कभी कभी बच्चा उसमें फंस जाता है, जैसा इस साल फंसा, ठीक है। ये दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, ओके, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, राइट। मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहता, सारे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत आदरणीय हैं, बट कहीं ना कहीं शायद उनको इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत है। ये इस चीज़ का आंसर हो सकता है कि जो भी हुआ, जैसा भी पेपर आया, ऐसा क्यों आया।
अब जहां तक क्वेश्चंस की बात है, आपने देखा होगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 जीएस के क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में आप डाल सकते हैं। टॉपिक वाइज क्या स्प्लिट था वो तो हम देखेंगे, जैसा मैंने बताया हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एक वेरी इजी, ओके, जैसा पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, राइट। मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी जो सागर में है अभी फिलहाल, यूपीएससी की तैयारी, उन्होंने इस बार प्रीलिम दिया, और उनका ये बोलना था द टर्म ही यूज्ड वाज पॉलिटी के क्वेश्चंस हलवा थे, ठीक है, जो सही भी है। तो इसमें आपने अगर बहुत तैयारी की है पॉलिटी की, बारीक बारीक चीजें पढ़ी हैं, तो आपको कोई एडवांटेज नहीं है, राइट, बिकॉज 2+3 इक्वल टू व्हाट अगर यही पूछना है, एग्जाम में ये आया और अब डिफरेंशियल कैलकुलस पे मेहनत करके गए, तो क्या फायदा उस मेहनत का। क्लियर। तो पॉलिटी में ये हुआ, जो टफ थे वो ऐसे टफ थे कि आंसर करना ही मुश्किल हो जाए, न ऑप्शंस में कोई क्लू मिल रहा था कुछ क्वेश्चंस में। और हर साल 3-4 क्वेश्चंस तो होते ही हैं। द हिंदू में कोई ऑब्सक्योर सी न्यूज आ जाती है और वो न्यूज को पकड़ के उसके बैकग्राउंड में जाके, उसके हिस्ट्री में जाके, उसके डेप्थ में जाके कोई सवाल आ जाता है। तो अगर आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर अगर करना है तो फिर तो आपको वो अखबार पूरा पढ़ना पड़ेगा और हर आर्टिकल जो आ रहा है उसकी हिस्ट्री पे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ऐसे ही 2014 में एक फ्रीडम फाइटर थे जो फॉरेनर थे, उनके बारे में एक सवाल आया था प्रीलिम्स में, तो अगले साल सबने रोल ऑफ फॉरेनर्स इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद से आज तक मुझे नहीं लगता कोई सवाल आया। वैसे मैं प्रीलिम्स का एनालिसिस 5 साल बाद कर रहा हूँ। मेरा पिछला एनालिसिस का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वो प्रीलिम्स 2015 का था और ये प्रीलिम्स 2020 है। इस 5 साल में बहुत सारी चीजें हुई हैं, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर सवाल बहुत आसान आ गया तो जो वेल प्रिपेयर्ड, एवरेज प्रिपेयर्ड और अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट है, इनके बीच में फर्क ही नहीं रह जाता इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, ओके। जहां तक करंट अवेयरनेस की बात है, अब कोई क्वेश्चन करंट अवेयरनेस का है या नहीं है ये तो आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन है पोर्ट्स का, उसके उस पे मैं ये मुद्दे पे वापस जाऊंगा, ठीक है। तो ये था ये एग्जाम, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि सेक्शनल एरिया वाइज क्या था। अब रिमेंबर जो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ क्वेश्चंस को आप टेक्नोलॉजी में डाल सकते हैं, जैसा ब्लॉकचेन का क्वेश्चन था, कोई वो क्वेश्चन को आप करंट अवेयरनेस में भी डाल सकते हैं। तो उसके कारण हर एक इंस्टीट्यूट का जो टॉप एरिया वाइज स्प्लिट होता है उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। मैं मानता हूं कि ब्लॉकचेन का क्वेश्चन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था, कोई और मानेगा तो कोई और बोलेगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो ठीक है। तो थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन अगर आप एक बेसिक स्प्लिट अगर देखें, दिस इज बाय नो मींस डेफिनेट, एक बेसिक स्प्लिट अगर देखें तो स्प्लिट कुछ ऐसा आएगा। हिस्ट्री के करीब 19 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के 7, इकोनॉमिक्स के 17, पॉलिटी 16, करंट अफेयर्स के 6, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 13, एग्रीकल्चर के 9, एनवायरमेंट इकोलॉजी के 13। एनवायरमेंट इकोलॉजी में जो क्वेश्चन वो पार्क्स से रिलेटेड थे, ये पार्क में क्या है, ये जंतु कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में कंसिडर किए हैं, ठीक है। अब हालांकि आप प्रीलिम्स का कोर्स अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर उसमें एक अलग से टॉपिक है ही नहीं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूर है। तो हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूट्स एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लेते हों, बट एग्रीकल्चर पे कुछ सवाल होने थे, ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि किसानों के बारे में काफी सारी चीजें पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा अखबारों में आ रही हैं। देयर इज अ लॉट इन द न्यूज़पेपर्स अबाउट द फार्मर्स नाउ, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वुड कॉल द बेसिक स्प्लिट area wise, okay. So now let's take a look at some of the questions. What I have done is I have taken up history, I have taken up economics and I have taken up polity. Geography के जो 7 क्वेश्चन हैं वो तो या तो डेफिनेशन बेस्ड हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, राइट। तो मैं वो सारों को मीडियम टफ मानता हूँ। और ये 4 सेक्शंस जो हैं
इनके क्वेश्चंस मैंने डिवाइड किए हैं इजी, मीडियम और टफ। इजी, मीडियम और टफ। बाकी जहां तक एनवायरमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स की बात है, इस पे इजी, मॉडरेट या मीडियम या टफ, who am I to say what this is? Everything depends on whether you have read it or not. अब आपने कोई इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर्स का 200 पेज का मटेरियल रट्टा मारा और उसमें से एक भी सवाल नहीं आया तो आपको टफ लगेगा ही। आपने अगर वो मटेरियल पढ़ा ही नहीं, आप अपना रिसर्च करते चले गए, उसमें से 4-5 सवाल आ गए तो आपको इजी लगेगा। तो इसमें जज करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में जज करने का क्राइटेरिया डेफिनेट है। बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। अगर वो मटेरियल में है ही नहीं या वो मटेरियल में और बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ो तो ही याद रहेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में याद रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट्स एन एमसीक्यू थिंग, तो याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं कहीं जहां आपको पता ना हो पर ऑप्शन से कुछ हो सकता है, राइट, उनको मैंने मीडियम में कंसिडर किया है। ये चीजें मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं। तो अभी हिस्ट्री पहले हम देखेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और मैंने क्रोनोलॉजिकली नहीं लिया है, मैंने पहले इजी क्वेश्चंस लिए हैं ताकि सेट, आपको कौन सा सेट मिला, आपके पास पेपर कौन से सेट का है, ये इरेलेवेंट हो जाएगा। मैंने पहले इजी क्वेश्चंस लिए हैं हर सेक्शन के, फिर मीडियम और फिर टफ। तो देखते हैं। Indigo cultivation in India declined by the beginning of the 20th century because of what? You are talking about beginning of the 20th century. इसमें बहुत लोगों की इच्छा हुई रहेगी ऑप्शन ए मार्क करने की, लेकिन याद रखिएगा इंडिगो रेवोल्यूशन 1860 में हो चुका था। आप सवाल है बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी का, राइट। रफली जिस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905, रफली उसी वक्त की बात चल रही है व्हेन यू से बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। तो उसमें बहुत ही बेसिक आंसर है, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। कई सारे इन्वेंशंस हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। आई मीन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप वेर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट टुडे वी कॉल वर्ल्ड वॉर 1, राइट। तो उसमें बेसिक आंसर शुड बी ऑप्शन बी। ओके, इसको मैं इजी मानता हूं। लॉर्ड वेलेस्ले, अब इनके बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, राइट, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, तो वेलेस्ली, डलहौजी के अलावा तो वो टॉपिक खत्म ही नहीं होता है, आपने बहुत पढ़ा होगा। तो ये सवाल को मैं आसान मानूंगा। वैसे वेलेस्ली एस्टैब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज he wanted to train British civilians for administrative purpose in India. Okay, he wanted to revive interest in Oriental learning in India. बहुत ज़्यादा ही वेग ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा वेग ऑप्शन है। And we all know that the British administrators, especially of the East India Company, they were only interested in passing off their own culture to us rather than absorbing something from our culture. जबरदस्ती करना पड़ा तो ठीक है, otherwise so उससे भी आप guess कर सकते हैं कि D ही होगा। With reference to the history of India, Ulgulan or the Great Tumult is the description of which of the following events? अगर आपने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र, जो किताब को बाइबल माना जाता है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का, स्पेशली यूपीएससी के छात्रों के लिए, इफ यू हैव इवन गॉन थ्रू इट ऊपर से एंड यू हैव रेड एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एवरी चैप्टर, ये सवाल तो बहुत ही आसान था। दिस इज बिरसा मुंडाज रिवोल्ट ऑफ 1899 to 1900। नो बिग डील इन आंसरिंग द क्वेश्चन। आई वुड कॉल इट अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि वो वर्ड इतना अलग है उलगुलन, वो एकदम से उठ के दिखता है। ओके, तो इट हैज टू बी ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements correctly explains the impact of industrial revolution on India during the first half of the 19th century? Remember, he is talking about the first half of the 19th century. Okay, इससे आप ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो जाएगा, रेलवे लाइंस वेर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब आपने थोड़ा बहुत भी अगर इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स पढ़ा होगा तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। हेवी ड्यूटीज वेर इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के जो इंपोर्ट आते थे उस पर टैक्स नहीं लगता था, हमको बहुत अच्छे से पता है।
मशीन्स वेर इंट्रोड्यूस्ड, नो। आपने ये भी पढ़ा होगा कि द ब्रिटिशर्स बैंड इंपोर्ट ऑफ एनी मशीनरी फ्रॉम यूरोप इनटू इंडिया, राइट। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी रही आपको, या कॉमन सेंस भी रहा अगर थोड़ा बहुत, तो BCD एलिमिनेट हो जाते हैं। इसका आंसर गलती से यहाँ पे बी दिया है, इट्स द आंसर हैज टू बी ए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेर ruined, okay। एंड रिमेंबर रेलवे लाइन्स इज 1853, थाने टू बॉम्बे पढ़ा होगा, बॉम्बे टू थाने पढ़ा होगा आपने। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर किंग भोजा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन, establishment of Chola power by Parantaka I and Pala dynasty founded by Gopala। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि आपने अगर चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा तो साम्राज्य करीब 1000 साल चला है, उसके बिगनिंग्स कहीं ना कहीं 3rd सेंचुरी में है। इनफैक्ट इवन व्हेन यू टॉक अबाउट अशोकास कॉन्क्वेस्ट्स व्हिच वाज इन BC, देयर इज सम रेफरेंस टू द चोलास, ओके। लेकिन यहाँ पे किंग का नाम क्लियरली दिया है, परांतका I, किंग का नाम क्लियरली दिया है परांतका I, ओके। तो इसमें ये टाइमलाइन, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा भी पढ़ा होगा तो ये टाइमलाइन आपको जरूर याद रहेगा। मिहिर भोजा, महेंद्र वर्मन, परांतका I एंड गोपाला। गोपाला के बारे में आपको एक और चीज शायद मालूम होगी, द पाला किंग, वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स टू बी इलेक्टेड बाय सम सॉर्ट ऑफ वोटिंग। The powerful chiefs got together and decided who should be the ruler, and then he started extending the Pala dynasty from modern day Bengal to the boundaries of modern day Afghanistan। तो ये आपने पढ़ा होगा। और गोपाला के पहले का जो रूल था that was called मत्स्य न्याया, if you remember, मत्स्य न्याया। That means total chaos, the rule, the justice of the fishes। And what is that? Big fish eat small fish। तो ये टर्म याद रखिएगा, मत्स्य न्याया, मत्स्य न्याया। तो इसके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 2413। 2413। रिमेंबर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर किंग भोजा, तो आपको भोजा 1 ही कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप भोजा 2 कंसीडर करेंगे तो मिहिर भोजा और परांतका में आपको चुनने में तकलीफ होगी। व्हेन यू से राइज ऑफ द प्रतिहारास, दैट वाज अंडर मिहिर भोजा एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू कंसीडर। सो इसका सही जवाब आएगा 2413। लेट्स मूव ऑन। हुंडी, अब इसको मैं क्या बोलूं, ये क्वेश्चन को आपको क्या तैयारी करने की जरूरत है। वी ऑल नो दैट हुंडी इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। थोड़ा सा भी अगर आप ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का आपको अनुभव होगा तो हुंडी क्या है ये आपको पता ही है, या आपके पहचान वालों का कुछ ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में होगा तो हुंडी क्या है ये आपको पता ही है। इट्स एसेंशियली अ बिल ऑफ एक्सचेंज। द आंसर इज ऑप्शन सी। ये टिपिकली वो सवाल है कि आपके प्रिपरेशन का कोई फायदा ही नहीं है। आपने पढ़ लिया हर्षा 16 साल का था तब राजा बना, 60 साल का था तब तक राजा था, 44 इयर्स रूल था उनका, 300 जंग लड़े थे, 299 जीते थे, और हर्षवर्धना और पुलकेशी II में नर्मदा के तट पर एक जंग लड़ाई हुई थी, जो लड़ाई शायद चालुक्य पुलकेशी II ने द्वितीय ने जीती, या फिर दोनों में संधि हुई। ये सब आप पढ़ रखे हो, सब बेकार हो गया एक झटके में। समझ रहे हो आप? तो मैं जब बोल रहा हूं कि इतना इजी था कि कोई भी आंसर कर दे, जिसको हम बोलते हैं हलवा, टिपिकल क्वेश्चन। द गांधी अर्विन पैक्ट, हाँ ये एक डायरेक्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रगल से रिलेटेड है। इसमें आंसर सीधा ऑप्शन ए है, इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बाकी उनकी सारी बातें अमान्य कर दी गई थी। एक कंट्रोवर्सी भी है भगत सिंह को लेके, अगर आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी देखी होगी तो उसमें ये कवर्ड है। ओके, तो 2, 3, 4 है नहीं, आंसर इज 1 ओनली, देयरफॉर ऑप्शन ए। इसको इजी क्वेश्चंस में मानूंगा मैं। अब आए हिस्ट्री के मीडियम क्वेश्चंस। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: परिव्रजका, that is renunciant and wanderer; श्रमणा, priest with a highly status; उपासका, lay follower of Buddhism। अब आपने सतही अगर पढ़ा है
if you have read it superficially, you will know that all the Nastika philosophies, mainly Charvaka, Jainism and Buddhism, they evolved from the Shramana school of thought. Okay? तो वो अगर आपने पढ़ा है तो आपको लगेगा यार 1 and 3 होना चाहिए, 2 हो नहीं सकता। बट जो श्रम करता है, शारीरिक श्रम करता है, या फिर अ पर्सन हु फास्ट्स, हु डज नॉट कंसिडर हिज बॉडी, राइट, तो एज इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रीस्ट को श्रमणा बोला जाता था। वी आर टॉकिंग अबाउट बीसी। ओके, तो इसका आंसर आई थिंक ऑप्शन डी होना चाहिए। ओके, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स ने बी रखा है, बट मेरा टिल्ट, इसलिए मैंने यहां पे बी भी डाला है, बट माई टिल्ट इज डेफिनेटली टुवर्ड्स ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Which of the, with reference to cultural history of India, which of the following is the current description of the term paramitas? इसमें आप B और D एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज फिलोसॉफिकल स्कूल्स दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, मैंने अभी बताया, दे वर द नास्तिका स्कूल्स। पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया, आपने कुछ टर्म्स पढ़े होंगे, श्रेणी फॉर एग्जाम्पल, तो ऑप्शन बी एंड डी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको मैंने मीडियम इसलिए किया है कि अल्टीमेटली आपको ए और सी में चुनना है। एफोरिस्टिक सूत्रा स्टाइल, ओके, ऑप्शन ए का परमिता से कोई रिलेशन ही नहीं है, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट स्टेटमेंट। द अर्लिएस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट वर रिटन इन एफोरिस्टिक स्टाइल, Paramitas don't refer to that. Your answer has to be option C. इसको मैंने मीडियम में सिर्फ इसलिए लिया है कि एलिमिनेशन में प्रोसेस यूज करके आप 4 में से 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। विथ रेफरेंस टू स्कॉलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें एंशिएंट इंडिया अगर आपने पढ़ा होगा तो आ जाएगा आपको, पाणिनि इज एसोसिएटेड विथ पुष्यमित्र शुंगा। Pushyamitra Shunga was the first king of the Shung dynasty, which was in 185 BC, right? Immediately after that of the Mauryas. If you have studied your history, you will know that the last king of the Mauryas, Brihadatta, was assassinated by his general Pushyamitra Shunga, who was a Brahmin, right? And that was in 185 BC. तो पुष्यमित्र शुंग तो तब के हैं। पाणिनि प्रीडेट्स हिम। पाणिनि इस संदर्भ में भी डिस्कस होता है कि पाणिनि का जो संस्कृत ग्रामर था उसका वेदों पे कितना इंपैक्ट था, कि वेदों से उन्होंने सीखा। सो यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर आप हिस्ट्री बुक्स भी देखें तो पाणिनि को एक सर्टेन सेंचुरी देना असंभव है। दे से इट्स बिटवीन द 6th to 4th सेंचुरी BC, राइट। ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। अमरसिम्हा इज एसोसिएटेड विथ हर्षवर्धना। कालिदासा इज एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्त II। अब आपको ये तो पता चल गया कि 1 तो होना ही नहीं चाहिए, ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो गए, बचे ऑप्शन बी एंड सी। अमरसिम्हा इज एसोसिएटेड विथ हर्षवर्धना, दोनों में बहुत ज्यादा कुछ टाइम गैप बहुत है, तो ऑप्शन 2 भी, स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया, बचा 3 ओनली एंड योर आंसर इज ऑप्शन सी। थोड़ा सा इसके लिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेप्थ जरूरी है, आपने डेप्थ में पढ़ा होगा तो होगा, दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस, हेंस आई हैव पुट इट इन मीडियम क्वेश्चंस, इट इज स्टिल सॉल्वेबल। With reference to the history of India, consider the following pairs. और आपको पता है which of the pair is correctly matched. Which of the pair is correctly matched? You know that 2 is not correctly matched. तो आपके आंसर में 2 तो होना नहीं चाहिए। तो आपको ये तो पता है कि सही कोड आपको जो सेलेक्ट करना है उसमें स्टेटमेंट 2 तो हो नहीं सकता। स्टेटमेंट 2 निकाल दो अगर, तो आपके पास एक ही कोड बाकी है, दैट इज ऑप्शन सी, राइट। तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन काफी इजी था, लेकिन मैं इसको मीडियम में डालूंगा क्योंकि उतना उस मोमेंट पे, हाई प्रेशर सिचुएशन पे उतना फ्लैश होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दैट्स व्हाई आई विल पुट दिस, आई हैव पुट दिस इन मीडियम। With reference to the religious history of India, consider the following statements. A very interesting question. Sthavirvadins belonged to the Mahayana Buddhism. Lokatattva sect was an offshoot of Mahasangika sect of Buddhism.
द डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिकास फॉस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म। फॉस्टर्ड का मतलब है बढ़ावा देना, राइट? महायाना, द ग्रेट व्हीकल which was a split from the original Buddhism. So deification of Buddha by Mahasangikas fostered the Mahayana Buddhism, ये तो आप बोल नहीं सकते, ओके? तो because Mahayana Buddhism broke away from the earlier thoughts and today it's one of the most popular versions of Buddhism. आपने Schisms of Buddhism अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो ये सवाल आपको जमेगा, और जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो बुद्धिज्म के शिज्म्स तो पढ़ते ही हैं, और आपने फिलोसॉफी ऑप्शनल की अगर तैयारी की होती और बुद्धिज्म पर पढ़ा लेक्चर देखा होता तो आपको बड़ा मजा आया होता, यह आसानी से जम जाता है। बट फिर भी इसको मैंने मीडियम में डाला है। हालांकि जब मैं बोलूंगा कि 3 गलत है, स्टेटमेंट 3 गलत है, तो कोड में से मेरे पास BCD तो एलिमिनेट हो ही गए, मेरे पास बचा A, ओके? तो एलिमिनेशन से भी सॉल्व हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्ञान भी जरूरी है, इसलिए इसको मीडियम में डाला है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद बुद्धिज्म एक्चुअली। You had Sangha, which was later split into Mahasangika and Sthavira. Sthavira it is called. Mahasangika में लोहत्ववादी थे, and then after that you had the Mahayana school of Buddhism divided into Madhyamika and Yogacara. ओके और बाद में फिर एक तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म भी आया, राइट? तो मेजर स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म ये चार्ट में हैं, देख लीजिएगा एक बार। तो हिस्ट्री के मीडियम क्वेश्चंस पर ही हम, हु ऑफ द अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज इज सब्जेक्ट थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन बोलते ही किसके इंस्क्रिप्शन सबसे ज्यादा है? अशोकन इंस्क्रिप्शंस का तो मैप भी बना हुआ है कि कौन से लोकेशंस में मिले थे। तो इंस्क्रिप्शन पढ़ते ही मुझे हल्का सा लगा कि ये अशोका होना चाहिए करके, राइट? बिकॉज बाय द टाइम यू कम टू समुद्रगुप्ता, हर्षवर्धन एंड कृष्णदेवराया, यू हैड कोर्ट रिकॉर्ड्स, नो? बिकॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन पेपर हैड इवॉल्व्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आई एम नॉट सेइंग परफेक्टली, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो अशोका should be the answer. Plus, if you look at what he said, whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. अब इसका जो लैंग्वेज का ओवरऑल स्टाइल है, आप कृष्णदेवराया तो खैर आसानी से एलिमिनेट कर ही सकते हैं। खैर इसका आंसर शुड बी ऑप्शन ए, अशोका। अब आते हैं टफ क्वेश्चंस पे। हिस्ट्री में मुझे क्या कौन से क्वेश्चंस लगे टफ? कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, भिलसा मध्य प्रदेश, द्वारसमुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वरा उत्तर प्रदेश। अगर आपको याद होगा पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, द पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, हर्षवर्धना was the king of the Pushyabhutis of Thaneshwar of that particular dynasty. तो स्थानेश्वरा उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता हो सकता था, तो मैंने तो एलिमिनेट करके ही सॉल्व करने की कोशिश करी ये क्वेश्चन। अगर मेरा 4th इनकरेक्ट मैच अगर है तो मेरे ऑप्शन बी और डी जा चुके हैं, मेरे पास बचता है ऑप्शन ए और सी। दोनों में 3 तो है ही, ओके? तो 3 सही है या नहीं ये डिटरमिन करके कुछ नहीं होगा, पूरा दारमदारा 1 पर है। भिलसा मध्य प्रदेश, भिलसा इज मॉडर्न डे विदिशा, करीब उसके आसपास। सो 1 इज डेफिनेटली करेक्ट, 3 इज डेफिनेटली करेक्ट। तो इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट 2, इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट 2, you get the answer as 1 and 3 which is option A, right? Let's move on. तो ये मुझे लगा tough question. The next question, with reference to the period of Gupta dynasty in ancient India, the towns Ghantasala, Kadura and Chaul were well known as. अब एक बहुत अजीब कोइंसिडेंस है जिसके कारण मैंने जब ये सवाल देखा तो मुझे मालूम था ऑप्शन ए ही आंसर होगा। और अगर आप आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के हैं और आपका ये सवाल गलत हुआ है तो you can't be forgiven for that. Recently, as you know, the legendary singer S.P. Balasubramaniam passed away and he sang a lot of songs in Telugu. I am a Telugu basically. So before S.P. Balasubramaniam, the singer and music director who dominated the Telugu film industry was known as, his name was Ghantasala Venkateswara Rao, right?
So after SPB's death, when I was unfortunate passing away, when I was searching, researching something, I just put the name घंटासाला in Google और मेरे को तुरंत आया था घंटासाला पोर्ट। तो मैंने कहा अच्छा ये नाम से पोर्ट भी है, तो मैंने वो आर्टिकल भी पढ़ लिया। तो ये देखते ही मुझे मालूम था ऑप्शन ए ही होगा आंसर। लेकिन ये किस्मत की बात है, ये किस्मत की बात है, राइट। जनरली अगर आपने कृष्णा रेड्डी की भी अगर हिस्ट्री की किताब पढ़ी होगी, उसमें मुझे नहीं लगता ये सवाल आया होगा, तो मैं तो इसको अनसॉल्वेबल मानता हूं। लेकिन कुछ कुछ लोग जिनको ऐसे कुछ क्यूरियोसिटी का प्रॉब्लम होता है, तो दे वुड हैव गॉट इट राइट। द आंसर इज ऑप्शन ए। न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, दिस इज अनसॉल्वेबल। In the context of Indian history, the Rakhmabai case of 1884 revolved around. You'll find it very surprising, but the answer is option B. बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये केस के बारे में सुना है, तो I don't think many people would have got this answer. That's why I have put it in tough. With reference to the book Deshar Katha written by Sakharam Ganesh Deuskar during the freedom struggle, consider the following statements. First of all, आप पूरा बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, आपको ये बुक का रेफरेंस नहीं मिलेगा मुझे तो लगता है। देन लुक एट द स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट वार्न्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कंक्वेस्ट ऑफ द माइंड। इसने सवाल को आसान कर दिया, क्योंकि जो भी सवाल है वन तो हो ही नहीं सकता, आप जज कर ही नहीं सकते। हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड, ये उस किताब में है क्या मेंशन? When you talk about a book written during the freedom struggle, you are talking about colonial states hypnotic conquest of the mind. So मुझे तो लगा था कि ये वो किताब में हो नहीं सकता, तो मैंने वो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए जिसमें 1 था, तो A C D मेरे हो गए एलिमिनेट, बचा मेरे पास ऑप्शन B 2 and 3। ये आपको तब अगर स्ट्राइक हुआ कॉमन सेंस यूज करके तो ठीक है। अनदर क्वेश्चन जहां आपकी प्रिपरेशन का मुझे नहीं लगता कुछ भी वैल्यू बचा होगा। आपने पूरा बिपिन चंद्रा पढ़ा, हा रट्टा मारा, ये किया वो किया, इसके फ्री क्लासेस करे, उसके फ्री क्लासेस करे, ये करा वो करा, कहाँ कवर होता है ये? अगर मैं गलत हूं तो नीचे कमेंट्स में जरूर डाल दीजिएगा कि कहाँ कवर हुआ था। आई वुड बी ग्लैड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी दैट समबडी पॉइंट्स आउट अ मिस्टेक्स एंड वी आर एबल टू डेवलप फर्दर एंड टेक फर्दर प्रिकॉशंस सो एज दैट वी डोंट रिपीट द मिस्टेक्स। विताल विध्वंसक, the first monthly journal to have untouchable people as its target audience was published by। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपने अगर कहीं पे ये पढ़ा भी होगा, राइट, यू वुड हैव डिसमिस्ड इट एज नॉट इंपॉर्टेंट। कहीं अगर ये पढ़ा, मुझे नहीं लगता आपने कहीं ये पढ़ा होगा, अगर पढ़ा भी होगा, क्योंकि आई डोंट रिकॉल द नेम ऑफ दिस बुक। आई हैड टू डू सम रिसर्च टू फाइंड आउट व्हाट द बुक वाज एंड आई वाज नॉट हैप्पी विद व्हाट आई फाउंड, बट देन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। तो द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय, ऑप्शन है गोपाल बाबा वलंकर। आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको आसान बनाना है। बाकी ऑप्शंस देखिए आप, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव रामजी अंबेडकर, इनके बारे में जितनी चर्चा आज भी होती है, जितने आर्टिकल्स इनके बारे में आते हैं, आपने उसमें कभी भी ये किताब का नाम पढ़ा है? नहीं। तो आप थोड़ा सा रिस्क लेके BCD एलिमिनेट करके ऑप्शन ए पे तो आ ही सकते हैं, थोड़ा सा एलिमिनेट करके। ओके, अब वो वाइटल विध्वंसक है कि वित्तल विध्वंसक है, द प्रोनाउंसिएशन इज ओपन, बट देन व्हेन आई रिसर्च्ड कि ये एक्चुअली है क्या, तो दिस इज व्हाट द बुक इज अबाउट, दिस इज व्हाट द टाइटल मीन्स, डिस्ट्रॉयर ऑफ ब्राह्मणिकल और सेरेमोनियल pollution. Both the interpretations are open. Okay, so now this is another tough question, कुल्यवापा and द्रोणवापा। थोड़ा सा एंशियंट, आपने माइथोलॉजी या जिसको हिस्ट्री बोलते हैं उसमें भी दो राय है। महाभारत अगर पढ़ा होगा तो द्रोण एक आचार्य का नाम था, क्योंकि वो एक द्रोण में पाए गए थे, ठीक है। उस पे और आपने फर्दर रिसर्च किया होगा तो शायद मिल जाए, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता ये कहीं कवर हुआ होगा।
So I'll put it in tough. Kuljavapa, Vapa and Dronavapa. These are measurements of land. Now we come to economics. इकोनॉमिक्स में मुझे लगता है कि जो मेजर क्वेश्चंस जो थे, काफी एक सब्सटेंशियल क्वेश्चंस या तो डेफिनेशन पे बेस्ड थे या कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। स्टैटिक पे बहुत कम बेस थे, करंट अफेयर्स का बेस बहुत ही कम क्वेश्चंस में था। हाँ, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे इसलिए गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो न्यूज में थे, जैसा मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा पूछा जरूर जा सकता था। लेकिन कोई भी इसमें इस साल का फिगर क्या है, पिछले साल का नंबर क्या था, कितने करोड़ रुपए, ऐसे आपको इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस नहीं मिले होंगे, which means the questions in economics were conceptual based on definition and understanding. Okay, let's look at this question. I have classified, so again in economics we'll first take a look at the easy questions, then the medium questions and then the tough questions. Which of the following factors were affecting the price of rice in India in the recent past? अब आपको अगर थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक्स का सेंस है तो चारों चीजें इन्फ्लुएंस करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जरूर इन्फ्लुएंस करता है। अब कभी कभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्रिटिसिज्म भी दोनों तरफ से होता है। कभी कभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर बढ़ा दिया तो जनरली ये कहा जाता है कि इन्फ्लेशन होगा क्योंकि फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ गए। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया, 6 महीने तक रुके और फूड प्राइसेस नहीं बढ़े तो रिवर्स एंगल से क्रिटिसिज्म आ सकता है कि इसका मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान तक पहुंचा ही नहीं। तो मौजूदा सरकार ने क्या किया, ये प्रॉब्लम का बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन निकाला, एपीएमसी ही एबॉलिश कर दी। उसमें अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एबॉलिश कर दी, सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं कि नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लेकिन अब किसानों को, क्योंकि एपीएमसी निकल चुका है, खत्म हो चुका है, इसलिए किसानों को एमएसपी से ज्यादा मिलेगा, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इररिलेवेंट हो गई। तो आपको दोनों तरफ की कहानियां सुनने मिलेंगी और आपको कौन सी सच्ची लगती है ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप दाएं हो या बाएं। हिंदी में उनको वामपंथी और दाएं को दक्षिणपंथी और बाएं को वामपंथी बोला जाता है, तो उस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा सच लग रहा है। अब आपको अगर सच नहीं आपको मानना ही नहीं है सच है, तो आपको तो सरकारी डॉक्यूमेंट भी झूठ लग सकता है, पार्लियामेंट के स्टेटमेंट भी झूठ लग सकते हैं, उसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। एनीवे, तो इसका आंसर होना चाहिए डी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो आप ये बोल सकते हैं कि ये चारों चीजें प्राइस को इफेक्ट करती ही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट की ट्रेडिंग, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग इन एफसीआई एंड कंज्यूमर सब्सिडीज, ये चारों चीजें प्राइस को इफेक्ट करती ही हैं। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर था ऑप्शन डी। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम द शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। बहुत डिस्कशन में था और ये मैं मानता हूं कि एक तरह से कन्वेंशनल क्वेश्चन था, ये अनकन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं था, तो आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा। इसका सही जवाब है बी, दैट इज 1, 3 एंड 4, वर्किंग कैपिटल, कंजम्पशन हाउसहोल्ड्स, पोस्ट हार्वेस्ट। अब ऑप्शन 5 तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं यार, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप कोल्ड विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, और ऊपर पूछा है शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट, राइट। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट, फैमिली हाउस एंड विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ये मैच नहीं हो रहा है, तो आपके सही की में, कोड में 5 shouldn't be there and 5 is not there in only one option, that is option B. So that should be your answer. With reference to the Indian economy, consider the following statements. 4 स्टेटमेंट दिए हैं जो बेसिकली डेफिनेशन बेस्ड है, राइट। इसलिए मैंने कुछ पार्ट्स, इसलिए मैंने इसको इजी कंसिडर किया है। अब रिमेंबर, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स में 2 डेटा पॉइंट्स हैं। जैसा स्टेटमेंट 2 देखिए आप, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, डेटा पॉइंट नंबर 1, फैक्ट पॉइंट नंबर 1, फैक्ट चेक नंबर 1।
issued by RBI, फैक्ट चेक नंबर 2। क्लियर? अगर आपको ये स्टेटमेंट को सही बोलना है तो ये दोनों मायने में सही होना चाहिए। एक डेटा पॉइंट पे इट इज करेक्ट, ऑन द सेकेंड डेटा पॉइंट इट इज रॉन्ग, यू कैन नॉट से दैट द स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। Okay, and option 2, statement 2 is wrong on both the data points. First of all, it's not a long term instrument, it's a short term to medium term instrument, not even medium term, and it is not issued by the Reserve Bank of India, it is issued by scheduled commercial banks. तो 2 तो गलत हो ही गया। Okay, कॉल मनी इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस, बेसिक डेफिनेशन है कॉल मनी का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट बेयरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू कॉर्पोरेशंस। इसमें देखिए कितने सारे फैक्ट पॉइंट्स हैं, इंटरेस्ट बेयरिंग है या नहीं, शॉर्ट टर्म है या नहीं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इशू करती है या नहीं, कॉर्पोरेशंस को इशू होता है कि नहीं। 4 डेटा पॉइंट्स है इसमें, 4 फैक्ट पॉइंट्स है और चारों फैक्ट पॉइंट्स पे सही होना जरूरी है, तभी आप स्टेटमेंट को सही मानेंगे। सो जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट बेयरिंग, यही खत्म हो गया, बिकॉज जीरो कूपन बॉन्ड्स आर नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग। अरे नाम में ही ना जीरो कूपन बॉन्ड्स, इट्स जस्ट अ गारंटी टू पे बैक द प्रिंसिपल अमाउंट दे आर इशूड बाय द आरबीआई, नॉट बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो इसलिए ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई आई हैव कंसीडर्ड इट एज इजी। सो योर करेक्ट स्टेटमेंट्स शुड बी 1 and 3, दैट इज ऑप्शन सी। Okay, let's move on to the next question. With reference to FDI, which one of the following is a major characteristic? Again a definition based question, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन है through capital instruments essential listed company, this is FII, foreign institutional investment का definition है ऑप्शन A, FDI का नहीं है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, yes foreign direct investment, money that is invested directly in ventures in India, तो बी सही है, सीधा आंसर आ गया। इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आप ऑप्शन डी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी बोल रहे हो, सिक्योरिटीज बोल रहे हो, दिस इज इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स, तो आंसर सीधा बी है। बहुत ही आसान सा सवाल है। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूं, आपने पूरी रमेश सिंह पढ़ ली, पूरे इकोनॉमिक्स के नोट्स पढ़ लिए, राइट, सारी वेबसाइट्स पढ़ ली, रट्टा मार लिया, फायदा क्या हुआ? ये तो जिसने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी उसको भी पता है, ये तो जिसने अखबार पढ़ा है उसको पता है भाई साहब, किताब पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है इसके लिए। तो आपकी प्रिपरेशन तो हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका गलत हुआ होगा, आपने प्रिपेयर अच्छे से किया होगा तो आपका सही हुआ होगा, दिक्कत वो नहीं है, लेकिन जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया उनका भी सही हुआ ना, तो आपका डिफरेंशिएटर कहां आया? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे इसमें, पॉलिटी में तो भरे हुए ऐसे सवाल। सॉरी, मैंने हंसना नहीं चाहिए, कुछ लोगों के दिलों को बहुत चोट, भावना को चोट पहुंच सकती है मेरे हंसने से, तो आई ट्राई टू कंट्रोल माई स्माइल। With reference to the international trade of India at present, which of the following statements is or are correct? 4 तो होना ही चाहिए, पकड़ लो आप। इंडिया सफर्स फ्रॉम अ ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट, कैड 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 कैड, फाइनेंस मिनिस्टर है कि हर स्पीच में कैड, हर बजट में कैड 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 कैड, ये तो होता ही है, तो 4 तो रहना ही चाहिए। अगर 4 रहना चाहिए तो ऑप्शन बी और डी है आपके पास। अब 1 2 3 देख लीजिए, उसमें से कोई भी सही मिला। अब देखिए ऑप्शन बी और डी में फर्क क्या है। ऑप्शन बी में 2 सही है, ऑप्शन डी में 1 and 3 सही है, तो हम पहले 2 पढ़ लेते हैं। Imports, India's imports of iron and steel etc. have decreased in recent years। आप सतही तौर पे इकोनॉमिक टाइम्स अगर पढ़ रहे तो आपको पता चलेगा कि ये गलत होगा, तो आपके पास बचा ऑप्शन डी, राइट। अगेन नो स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज नीडेड टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपने ऊपर से न्यूज़पेपर्स पढ़ा है, न्यूज़पेपर्स की क्या जरूरत है? अगर आपने टीवी अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, अगर आप फेसबुक पर हैं, तो आप ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, पेट्रोल प्राइसेस कितने डिस्कशन में है, और आपने थोड़ा सा भी रिसर्च किया होगा, थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी आप में होगी, भैया पेट्रोल प्राइस इंडिया में कैलकुलेट कैसे होता है, तो आपको ब्रेंट क्रूड क्या है पता ही होगा, और ब्रेंट क्रूड पे आपने थोड़ा सा रिसर्च मारा है तो आपको वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट मालूम ही होगा, क्रूड ऑयल। आंसर सीधा ऑप्शन ए है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें।
Non-financial debt includes which of the following? Now, what is non-financial debt? This is non-financial debt, the debt held by governments, household and companies not in the financial sector. राइट, तो गवर्नमेंट के डेट, हाउसेस के डेट और कंपनीज के डेट जो फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं है. दिस इज द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल डेट. उसके हिसाब से तो तीनों आर अ पार्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल डेट. टी बिल्स क्या होते हैं? विच इज डेट ओव्ड बाय द गवर्नमेंट. आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स हाउस होल्ड्स ही होते हैं, हाउस होल्ड के मेंबर्स होते हैं. हाउसिंग लोन्स ओन्ड बाय हाउस होल्ड्स, owned by households. बिल्कुल, तो तीनों would come under the definition of non-financial debt. Your correct answer is option D. Let's move on to the next question. Public key infrastructure. This is digital security infrastructure. कई बार इसकी न्यूज आ चुकी है. Easy मानूंगा. If another global financial crisis happens in the near future, which of the following actions policies are most likely to give some immunity to India? Immunity का मतलब भारत को इनसे फर्क न पड़े. अगर एक और वैश्विक वित्तीय संकट हुआ तो इनमें से कौन सी चीजें, निम्नलिखित में से कौन सी चीजें जिसके कारण भारत पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा या भारत बचा हुआ रहेगा? देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट विच इज टॉकिंग अबाउट नो डिपेंडेंस ऑन फॉरेन मनी. Only one statement which is talking about no dependence on foreign money, that is one. Two is saying opening up to more foreign banks. थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए. अगर फॉरेन बैंक्स खुल गए और वित्तीय और अंतरराष्ट्रीय संकट हुआ तो भारत में प्रभाव पड़ना ही है. फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, तो साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस 96 खत्म ही हो गए थे चारों देश. बचा लिया महातिर मोहम्मद ने, बट ठीक है, वो बहुत लंबी कहानी है. तो इट शुड बी ऑप्शन ए. वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन. आपका रटा रटा है ज्ञान, कोई डिफरेंशिएटर तो आप क्रिएट कर नहीं पाए उससे, है कि नहीं? आई लाइक दिस पेपर. If you withdraw 1 lakh in cash from your demand deposit, a direct application of definition, the immediate effect on aggregate money supply in the economy. सबसे पहले तो इंक्रीज तो होना ही चाहिए. दो ऑप्शन तो कट गए, ए और डी खत्म हो गया. टू इंक्रीज इट बाय 1 लाख और मोर देन 1 लाख. अगर आपको इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत भी पता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आंसर सी ही होगा, क्योंकि आप जो पैसा मनी सप्लाई, आई मीन जो भी पैसा जाता है मार्केट में, इट क्रिएट्स इट्स ओन कैस्केडिंग इफेक्ट, तो हैज टू बी ऑप्शन सी. लेट्स लुक एट सम मीडियम क्वेश्चंस. अब दिस इज वन क्वेश्चन अबाउट विच आई एम कंफ्यूज्ड, और रादर लेट्स सी what is the importance of the term interest coverage ratio of a firm in India. अब मैंने जब CA पढ़ा था तो हमने एक रेशियो पढ़ा था, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR. मतलब आपकी जो अर्निंग्स है, आर दे सफिशिएंट टू मीट द डेट. एट द हायर द DSCR द बेटर इट वाज सपोज्ड टू बी. ओके, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मीनिंग क्या होगा कि आपके जो अर्निंग्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, आर दे सफिशिएंट टू मीट योर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस, एंड द हायर द इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो द बेटर इट शुड बी. Statement 3 says the higher a borrowing firm's level of interest coverage ratio, the worse is its ability to serve its debt. The higher the interest coverage ratio, the better is the ability to serve the debt. अगर बेसिक डेफिनेशन पे जाएं तो जो भी ऑप्शंस में स्टेटमेंट 3 है, जो भी कोड्स में, वो एलिमिनेट हो गए. तो सी एंड डी एलिमिनेटेड, बचा ए एंड बी. ठीक है, तो इंपॉर्टेंस तो दोनों है. अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म, इवैल्यूएटिंग द इमर्जिंग रिस्क. नया लोन दिया तो इंटरेस्ट कवरेज कितना होगा, दोनों कॉमन सेंस की बात है. 1 and 2 ओनली. सब आपका रटा रटा है ज्ञान खत्म, राइट? अब इसमें आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि टूथ स्टेटमेंट तो गलत है. द WPI डज नॉट, सॉरी, स्टेटमेंट 3, because RBI currently uses the CPI, Consumer Price Index, as its key measure of inflation. तो 3 तो गलत हो गया, अगेन 3 गलत हो गया, तो C and D बाहर हो गए, एंड 1 and 2 आर करेक्ट. आपने बेसिक डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, राइट? तो इसलिए मैंने इसको लेकिन मीडियम में डाला है, क्योंकि काफी लोग CPI WPI पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका कॉम्पोजिशन कैसा रहता है ये काफी लोग नहीं पढ़ते हैं. तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको कम से कम
वो इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होता है? हम जैसा सिर्फ ये सोचते हैं सेंसेक्स उठा सेंसेक्स गिरा, अरे भाई सेंसेक्स कैलकुलेट कैसे होता है, आई स्टॉक्स क्या है, थोड़ा सा तो क्यूरियोसिटी होना चाहिए। क्यूरियोसिटी से इसका आंसर आ जाता है विच इज ऑप्शन ए। ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, मैं तो बोलूंगा सवाल के अंदर ही जवाब है। Which of the following is or are correct? Quantitative restriction on imports by foreign investors are prohibited. Option बहुत ही वेग है। 3. They are not concerned with regulation of foreign investment. अरे trade related investment measures है, तो 1 और 3 दोनों गलत हो गए, बचता ऑप्शन 2, बचा स्टेटमेंट 2। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिक डेफिनेशन है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स का, लेकिन काफी लोगों को डेफिनेशन मालूम नहीं रहता, इसलिए मैंने मीडियम में रखा। अब मैं आपको बोलूंगा इकोनॉमिक्स के सारे ही सवाल आसान थे, तो आप तो बोलोगे कि क्या सर ऐसा मत करो, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस मीडियम में रखे जो नॉर्मली पढ़ने में नहीं आते हैं। दैट इज बी। नॉर्मल पढ़ाई करने वाला यूपीएससी देता भी नहीं है, ये बात भी उतनी सही है। इफ आरबीआई, ये क्वेश्चन पेपर देखकर एक और चीज मुझे लग रही है, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे सोचा होगा ना हमारी तैयारी नहीं हुई, वो लोग आज बहुत पछता रहे होंगे। इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू? एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब बेसिक होता है मोर मनी विद द बैंक्स टू लेंड, और एसएलआर कम हुआ तो फॉर एवरी 100 रुपीज द बैंक वुड हैव मोर मनी टू लेंड। ओके, इंक्रीजिंग द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इट वुड नॉट डू, कट द बैंक रेट एंड द रिपो इट वुड डू इट। तो 1 और 3 तो वो चीजें जो वो करेगी, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का डेफिनेशन है वो। तो which of the following would it not do? It would not do what is written in statement 2. The correct answer has to be option B. After the 1991 economic liberalization with reference to the Indian economy, consider the following statements. The correct answer is option B. Worker productivity increased in urban areas while it decreased in rural areas. नहीं, दोनों जगह बढ़ा है। परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स इंक्रीज स्टेडीली, नो। 3 and 4 तो सही है, तो इसमें ऑप्शन बी ही आना चाहिए। अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। आंसर हैज टू बी ऑप्शन बी। गोल्ड ट्रांच इज क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड, डेफिनेशन बेस्ड है यार। गोल्ड ट्रांच मतलब whenever a country joins IMF, how much gold does it have to deposit, and that would also decide how much money it can take, how much money can the IMF lend to it. Gold tranche, reserve tranche, simple definition based question. Answer has to be option D. सिंपल है तो मैंने मीडियम में क्यों डाला, मैंने कारण आपको पहले ही बताया है, रिवाइंड करके देख लीजिए। अब आए पॉलिटी। अब मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस के बारे में क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने आसान थे कि आपके वो डीडी बसु जी की किताब, राइट, ये सारी किताब, आपका पूरा क्लासेस का मटेरियल सब धरा का धरा रह गया यार। अब जैसा एक क्वेश्चन है लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट यानी क्या होता है? एनीवे, a parliamentary system of government is one in which all political parties in the parliament are represented in the government. मायावती जी से पूछ लीजिए वो बताएंगे कि ऑप्शन ए सही जवाब नहीं है। मैं 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, शायद 2019 में भी इन द गवर्नमेंट बोला है ऊपर से, पार्लियामेंट नहीं। बी, government is responsible to the parliament and be removed by it. Absolutely correct. That is the idea of a parliamentary system of democracy. विश्वास मत क्यों प्राप्त करना पड़ता है? ताकि सदन का विश्वास उस प्रधानमंत्री में है। बी, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बी बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड रिमूव्ड बाय देम बट ओनली आफ्टर 5 years. D, the government is chosen by the parliament and cannot be removed before its completion of fixed term. बिल्कुल नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट चोजन बाय द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट जस्ट गवर्नमेंट इज चोजन। आपको तो पता है सिस्टम कैसा, उसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज है, मैंने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे कुछ ना कुछ सवाल जरूर एक्सपेक्ट किया था जो आया नहीं। ठीक है, आप पहले ही बोल रहे थे पेपर अनएक्सपेक्टेड है, तो अनएक्सपेक्टेड निकल गया भैया, कौन सी बड़ी बात हो गई। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? हैज टू बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। प्रीएम्बल आपको पता है क्या है? We the people of India having solemnly resolved to constitute a sovereign, socially secure, democratic republic and to ensure to be Lord citizen do on this 20 to the ourselves this constitution. कहाँ है वेलफेयर स्टेट? नहीं है। फंडामेंटल राइट्स पूरा रट्टा मार लिए चैप्टर 3 पार्ट 3 कहाँ है? नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही हो सकता है, 7 शेड्यूल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 7 शेड्यूल तो ये है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, बेसिक सवाल पॉलिटिका, बेसिक सवाल है पॉलिटिका। तो मैंने वही बोला था, अगर इजी है तो इतनी इजी है कि कोई भी क्रैक कर दे, टफ है तो इतने टफ है कि क्रैक ही ना हो गए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। खत्म हो गया, स्टेटमेंट 1 खत्म हो गया। Basic structure is not something which is defined in the constitution. It has evolved from the Keshavananda Bharati case and the Golaknath case and so many other cases. Not so many. स्टेटमेंट 1 कहीं खत्म हो गया, स्टेटमेंट 2 ओनली ऑप्शन बी। मैं तो स्टेटमेंट 2 पढ़ूंगा ही नहीं, नाइदर 1 नॉर 2 लिखा है ना, तो स्टेटमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। 1 मिनट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टी, प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्स, Article 332 and Article 226 of the Constitution. Article 32 is the Supreme Court's power to issue writs. Article 226 is the High Court's power to issue writs. और एक बहुत फेमस यूपीएससी का क्वेश्चन है, the power of the High Court in India to issue writs is broader than the power of the Supreme Court to issue the writs. Analyze. पता है ना जवाब? Supreme Court can issue a writ only if a fundamental right has been violated, but the High Courts can issue writs even if any other right guaranteed by the Constitution has been violated. Transfer of property, the right to property, for example, which is not a fundamental right, but it is a right mentioned somewhere in the Constitution. Simple answer. Anyway, इसका तो आंसर भी होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन फिर वो 4 कैटेगरीज हो गए रहते, तो मैंने इजी, मीडियम, टफ ही रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज स्टेटलेस सोसाइटी। दिस वाज द टर्म दैट वाज यूज्ड। तो मार्क्स मोर ऑफ वाज ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी। गांधीज्म, I hope you remember, he talked about India becoming 1,000 village republics. Okay, but when you say classless and stateless, kind of there is some sort of intersection definitely between these two concepts. Class struggle India में था ही नहीं, गांधी जी was more against caste rather than class. Abolition of private property, Gandhi was not for total abolition of private property. Economic determinism तो गांधी was against. तो गांधी के बेसिस पे ही, अगर आपने गांधीयन फिलोसफी या गांधीयन थॉट थोड़ा पढ़ा है GS4 के लिए, तो उसके बेसिस पे BCD एलिमिनेट होते हैं, बचता है ऑप्शन ए, द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी, विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब ये सवाल के बारे में क्या बोलूं मैं? In the context of India, which one of the following is the characteristic appropriate for bureaucracy? जब तक D है an agency for implementation of public policy, ये आपका civics में पढ़ाया होगा 7th या 8th क्लास में, तो वही मैं बोल रहा हूँ। अगर आसान थे तो इतने आसान थे कि कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं थी। तो आंसर इज ऑप्शन डी, एन एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। The preamble to the part of the Constitution of India, not a part of the Constitution, तो निकाल ही दीजिए, बहुत फेमस केस है।
ओके, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो पक्का है। नो लीगल इफेक्ट, सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, ये दोनों एकदम पैराडॉक्सिकल हैं, इनको आप मिटा सकते हैं, सच्चाई ये दोनों के बीच में है। Remember, whenever there is a problem with the interpretation of certain provision in the constitution or under any law, right? कभी भी किसी प्रावधान को समझने में कोई दिक्कत अगर होती है, it is always the preamble that is looked at and what is the spirit of the preamble. And any interpretation which is in conflict with the spirit of the preamble is considered as the wrong interpretation. I hope you remember this from your law books. So it has to be a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts. This should be the correct answer. Answer option D. Part 4 of the constitution, directive principles. खत्म। 2 and 3 option D, that is part 3. This is part 3 of the constitution. Article 36 to 51, the directive principles of state policy, DPSP. बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, कोई इन-डेप्थ नॉलेज की आपको जरूरत ही नहीं है, बेसिक नॉलेज है, राइट। अगला सवाल यह है, a person who's, according to the constitution, a person who's eligible to vote can be made a minister in state for 6 months even if he/she is not a member of the legislature of the state. अब इसमें एक दिक्कत ये है कि वैसे तो ठीक है, लेकिन फैक्ट पॉइंट देखिए, a person who is eligible to vote is 18. Eligibility to be a member of the parliament is 25. क्लियर? तो वहां पर स्टेटमेंट 1 गलत हो रहा है। वैसे तो 6 महीने के लिए आप कोई भी हाउस का मेंबर बन सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर स्टेट रहा तो, एंड यू हैव टू गेट इलेक्टेड विद इन 6 months टू आइदर ऑफ द हाउसेस, जैसा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ हुआ था शायद 2009 में। इसलिए वो एक बहुत फेमस जोक था, जो चुनाव जीतता है वो एमपी बनता है और जो चुनाव नहीं जीतता वो पीएम बनता है। सुनील बाल का जोक था शायद। एनीवे, तो वहां पर 1 गलत हो जाएगा, ठीक है। 2, a person convicted according to the RPA of 1951, a person convicted of a criminal offense and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified even after his release from prison. ये गलत है, तो it has to be neither 1 nor 2. ऑप्शन डी। 1 कौन से पॉइंट पे गलत हुआ ये मैंने आपको बताया है। कुछ जगह आपको इसका आंसर ऑप्शन ए मिल सकता है, मेरे हिसाब से ऑप्शन ए सही जवाब नहीं हो सकता। इट हैज टू बी नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 1 ओनली, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नो, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 2 सेशंस एंड द गैप बिटवीन द सेशन शुड नॉट बी मोर देन 180 डेज। ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है, राइट। तो 2 इज फॉल्स। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज that the parliament is required to meet every year. False. Answer is option 1. Option A, 1 only. The President of India can summon a session of the Parliament such a place as he or she thinks fits. Absolutely correct. Should be A. Rajya Sabha has equal powers with the Lok Sabha in. इसमें मैंने कुछ बच्चों से बात की, वो A मार्क करके आए हैं। Article 312 of the Constitution. But remember, question है, Rajya Sabha has equal powers with the Lok Sabha. Under Article 312, the matter of it can create new all India services, but that is a special power of the Rajya Sabha. That's not an equal power with the Lok Sabha. इसलिए ए नहीं हो सकता। Amending the Constitution is absolutely correct. Making cut motions तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि फाइनेंस बिल है, राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है। MP led funds. Which of the following statements are correct? Number 1 देखते हैं, used to create durable assets, बिल्कुल सही है।
स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड्स मस्ट बेनिफिट SC/ST पॉपुलेशंस, ये भी बिल्कुल सही है। 3 सही नहीं है, ये पक्का है। MPLAD फंड्स आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस, अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, नहीं। MPLAD अगर थोड़ा भी पड़ा होगा दे कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10%, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 and 4 ओनली, दैट इज ऑप्शन डी, दिल्ली। Which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? Untouchability is Article 17, which would fall under fundamental rights, right to freedom. आपको क्वेश्चन का सेंस पढ़ के लग सकता है ऑप्शन ए है, बट द आंसर, करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी। अगर आपको इसमें से कोई भी जवाब पे आपका, अगर कोई भी सवाल पे इफ यू हैव अ डिफरेंट टेक, if you don't agree with the options, please mention that in the comment box. We'll try to respond to it. I will try to respond to it to the best of my ability. Macroeconomic framework statement, again preliminary knowledge hai. This is the FRBM, Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Interesting question would be, who was the finance minister when this act was passed? You won't believe it, it was Yashwant Sinha. The answer is option D. और बाकी तो आर्टिकल सबको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द बजट क्या हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट बिकेम कंपलसरी ओनली आफ्टर इट वाज मेड मैंडेटरी बाय द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। एक और आसान सवाल, अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द डिक्लेरेशन? अदर देन फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी दिया है, राइट और आप बोल रहे हो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो फंडामेंटल ड्यूटीज तो हो नहीं सकता, तो 3 तो निकाल ही दो, 2 ऑप्शन निकल चुके हैं। इक्वालिटी, वेलफेयर स्टेट एक्सेट्रा, ये प्रियम्बल में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है। आंसर हैज टू बी ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि when I tried to research on the Legal Services Authority, I did not find any specific mention of senior citizens, और जहां senior citizens का mention था उसमें ये भी लिखा हुआ था provided they fulfill the income criteria and the income criteria is 1 lakh। तो कुछ कुछ जगह इसका आंसर ऑप्शन डी दिया होगा, मेरे हिसाब से 1 ओनली होना चाहिए, बट 1 ओनली आपके पास है नहीं, और 1 and 4 गलत तो नहीं है, 2 and 3 तो स्ट्रेट अवे गलत है, बिकॉज ट्रांसजेंडर्स के बारे में और ओबीसी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, राइट तो 2 and 3 तो गलत है ही। 4 senior citizens can avail of the facility, please correct me if I am wrong, can avail of this facility provided they fulfill the income criteria, ऐसा लिखा गया है। तो मुझे लगता है कि 1 ओनली होना चाहिए, बट उसके अभाव में what the options with which you need to work, right, उसमें से तो ऑप्शन डी ही होना चाहिए आंसर। सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, प्रियम्बल में तो नहीं है। 7th शेड्यूल क्या है मैं बता चुका हूं। कन्वेंशनल प्रैक्टिस वेग लगता है। एलिमिनेशन, डीपीएसपी, अगर आपको 36 से 51 पूरे याद भी नहीं है तभी भी आप एलिमिनेशन से ऑप्शन बी पे आ सकते हैं, बट थोड़ा एलिमिनेशन लगेगा, दैट्स व्हाई आई हैव पुट इट इन मीडियम क्वेश्चंस। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, अब इसमें लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि अ गवर्नमेंट whose scope, whose powers are clearly defined, okay, as opposed to a totalitarian state where the presence of the government is there in all the areas, हर विषय में सरकार निर्णय लेती है, that is a totalitarian state, okay, तो इंडिया में the government cannot go beyond the constitution. By that interpretation, I would say the answer here is limited government, एक सीमित सरकार, okay, so that is option D.
So that is, with that we have finished the polity questions also. So now let us see the overall classification. हमने ये तीनों सेक्शन के क्वेश्चंस को इजी, मीडियम और टफ करके क्लासिफाई किया है। ये तीन सेक्शंस की कहानी क्या बन रही है, ये है इसकी समरी। तो हिस्ट्री में टोटल 19 क्वेश्चन में से 7 इजी, 6 मीडियम, 6 टफ। ज्योग्राफी सब फैक्ट बेस्ड और डेफिनेशन बेस्ड थे, तो मैंने 7 मीडियम लिए हैं। इकोनॉमिक्स 17, हमने अभी ये पीपीटी में जो क्लासिफिकेशन किया है उसके 10 और 7, पॉलिटी के 16 क्वेश्चन, उसमें से 14 आसान इजी, 2 मीडियम और 1 टफ। करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, इनके क्वेश्चंस के आंसर की तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस को इजी, मॉडरेट, मीडियम या टफ में क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दिस डिपेंड्स टू अ लॉट, आई मीन टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन व्हाट हैव यू स्टडीड सो फार, राइट। इसीलिए इसको इस तरह से क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने वहां पे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क डाला है। तो आप अगर ये 3 सेक्शंस ही अगर देखें तो इजी क्वेश्चंस होते हैं 31, मीडियम होते हैं 22, तो 53 क्वेश्चंस, ये दोनों, ये तीनों, ये चारों सेक्शन में से ही अगर आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड हैं तो 53 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट जरूर हो सकते हैं। हो सकता है उसमें आपके 45 सही और 8 गलत आए। कैलकुलेशन आसान करते हैं, लेट अस से 47 सही और 6 गलत, तो आपके नंबर होंगे 47 इंटू 2 94, माइनस वो 6 क्वेश्चन की जितनी नेगेटिव मार्किंग आई 2, तो 92 आएगा आपका स्कोर, राइट। काफी, इसलिए मैं कट ऑफ पे कभी कमेंट नहीं करता हूं। करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर वहां याद है तो याद है, क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्टैटिक हैं, याद नहीं है तो याद नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो दिस वाज यूपीएससी 2020 जीएस पेपर 1 जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। अब इससे हमने, ठीक है, क्वेश्चंस तो देख लिए, तीन सेक्शंस के हमने मेजर क्वेश्चंस तो देख लिए, प्लस मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी तक तो ठीक है, बट साइंस, टेक, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी बहुत ज्यादा रीडिंग पे बेस्ड है। और मैंने आपको ये भी बोला कि इकोलॉजी का क्वेश्चन है या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, राइट। तो ये बनती है फाइनल समरी। आई होप आपको कुछ पर्सपेक्टिव्स मिले हैं यूपीएससी पेपर के बारे में, बट बिफोर वी लीव, बिफोर आई एंड दिस सेशन, एक चीज बहुत जरूरी है, फाइनल लर्निंग्स क्या हुए हमारे। पहला लर्निंग मेरे हिसाब से ये है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, यू हैव टू प्रिपेयर टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। याद रखिए, यूपीएससी एग्जाम में अनप्रिपेयर्ड रहेगा ही कुछ ना कुछ, कोर्स बहुत वास्ट है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। सबसे पहला लर्निंग, कुछ कुछ हो सकता है नहीं, वो तो आपके ऊपर उसका असर कुछ कुछ हो सकता है, पेपर में कुछ भी हो सकता है, ये पहली लर्निंग है। दूसरी लर्निंग है, कभी अलविदा ना कहना। आपका एक बार प्रिपरेशन स्ट्रांग है तो अटेम्प्ट दो। मैंने जैसा पहले भी बोला था, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे सोचा होगा कि हम ये पेपर नहीं देते हैं, राइट, और बैकआउट कर गए होंगे अपने अटेम्प्ट बचाने के लिए, वो आज रिग्रेट जरूर कर रहे होंगे, कुछ हद तक तो रिग्रेट कर रहे होंगे। यू हैव टू प्लान अ ईयर इन एडवांस। आप यूपीएससी 2021 देना चाहते हैं तो आपका जून 2020 में आपका प्लान फाइनल हो जाना चाहिए। अगर आप 2022 में दे रहे हैं तो जून 2021 तक आपका प्लान फाइनल होना चाहिए। और एक बार प्लान फाइनल किया आपने कि मेरे को ये करना है, रोज रोज अपने आप से सवाल नहीं पूछना है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, बस करना है, मेहनत कीजिए, ठीक है। और मेरा अनुभव यह है कि आप अगर आपका काम करेंगे, बाकी चीजें लाइनअप होंगी। रिमेंबर, आपका मेहनत करना इज नॉट अ गारंटी कि आप सिविल्स क्रैक करोगे।
आपका मेहनत नहीं करना इज अ गारंटी कि आप सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं करोगे। समझ में आई बात? तो ये थी दूसरी लर्निंग, ऑलवेज कीप ट्राइंग। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूंगा कि जिन्होंने इस बार प्रीलिम्स दिया है, आप अपनी तैयारी शुरू रखिए। आपका क्लियर हुआ है या नहीं, ये डिसाइड करने वाला कमीशन है, आप नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं। तो आप आपकी तैयारी शुरू कीजिए, शुरू रखिए कॉन्फिडेंस के साथ। जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, और भगवान न करे अगर नेगेटिव रिजल्ट आया तो आप तब तक जो मेंस की पढ़ाई करेंगे वो व्यर्थ तो जाएगी नहीं। तो आप हिम्मत बनाए रखें और आप आपका सफर कंटिन्यू कीजिए, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला नहीं। तीसरी लर्निंग, यूपीएससी है मुश्किल, इस बात का आपको पूरी तरह सबूत मिल चुका है। खैर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था उनको ये सबक शायद पहले भी मिला होगा। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, आई होप आपको ये लेसन बिल्कुल मिल गया है। आसान चीज नहीं है, मुश्किल है, बट करना तो पड़ेगा, कभी अलविदा ना कहना। एंड ये है यूपीएससी की कहानी। So easy, everyone can solve. So tough, no one can solve. Right? कभी खुशी, कभी गम। ओके, तो ये था हमारा यूपीएससी का एनालिसिस। ये एनालिसिस के बारे में अगर आपको कुछ विशेष टिप्पणी करनी है, कुछ टिप्पणी करनी है, कुछ कमेंट करना है, कुछ क्वेरी रेस करनी है, तो आप जब ये सेशन देखेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज डालिए। आई डोंट थिंक ये पीपीटी में ऐसा कुछ भी है जो आपको बाहर नहीं मिल सकता, लेकिन अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो हमको मेल कीजिए, वील बी हैप्पी टू गिव द पीपीटी टू यू। बीच में जो रामस्य आईएएस का जो फिलॉसफी ऑप्शनल था, काफी लोगों ने मुझे उसके पीडीएफ मांगे हैं। वो अनफॉर्चुनेटली वो मशीन में से डेटा डिलीट हो गया है, फॉर्मेट हो चुकी है, तो वी आर इन द प्रिपरेशन ऑफ, आई एम इन द प्रिपरेशन ऑफ मेकिंग नोट्स। वो जब तैयार होंगे आई विल गेट बैक टू यू, मे बी 2 months फ्रॉम नाउ ऑन। ओके, तीसरी चीज, एक हमारी बैकग्राउंडर सीरीज करके एक ये चैनल पे आप देख सकते हैं। बैकग्राउंडर सीरीज में मुझे काफी सारे मेल्स आए कि पीपीटी चाहिए, लेकिन जब तक वो मेल्स आए तब तक वो पीपीटी फिर से कहीं तो मैंने ढूंढने की कोशिश करी पर नहीं मिली। उस समय कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा नेग्लिजेंट था, मैं तुरंत आपको पीपीटी भेज नहीं पाया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो पीपीटी डिलीट हो गई है। ये सारा डेटा फिर से कंपाइल करने की कोशिश हम कर रहे हैं। एंड वेरी soon we are going to start some other courses for UPSC। जो फिलोसॉफी ऑप्शनल वाले हैं वो हमारा प्लीज फिलोसॉफी ऑप्शनल पेपर 1 के पूरे 27 लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल है। फिलोसॉफी 1 की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सिर्फ बुद्धिज्म का लेक्चर बचा हुआ है, विच विल बी अपलोडेड इन 7 to 10 days। तो वो फिलोसॉफी ऑप्शनल वाले जरूर देखें, कुछ इकोनॉमिक्स के लेक्चर से, बाकी प्लेलिस्ट एक्सप्लोर जरूर करें। और कुछ भी कमेंट्स हैं आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कीप योर कमेंट्स पार्लियामेंट्री, कीप योर लैंग्वेज फॉर्मल, ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे, प्रणाम।